यूपीएससी सार प्रेजेंट्स कीलाडी 2500 वर्षों से दबा हुआ एक शहर जो अब सामने आकर बोल रहा है। कई लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि कीलाडी में ऐसी क्या खास बात है कि अब भारत में इसकी इतनी चर्चा हो रही है। इस वीडियो के माध्यम से हम तमिलनाडु में खोजे गए ऐतिहासिक शहर कीलाडी के बारे में जानेंगे तथा संगम काल के बारे में चर्चा करते हुए कीलाडी से उसके संबंधों को भी समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही उन प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे जो कीलाडी और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच संबंध होने की बात उठा रहे हैं। कीलाडी एक छोटा सा शहर है जो प्राचीन मीनाक्षी मंदिर हेतु प्रसिद्ध मदुरै शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में शिवगंगा जिले में वैगई नदी के तट पर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर, जो माता पार्वती की अवतार देवी मीनाक्षी और उनके पति भगवान सुंदरेश्वर जो शिव के एक रूप है, को समर्पित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अर्थात ASI द्वारा 2013 में किए गए एक पुरातात्विक अध्ययन के बाद वैगई नदी के दोनों किनारों पर स्थित कीलाडी सहित 293 स्थलों की पहचान पुरातात्विक उत्खनन के लिए संभावित स्थलों के रूप में की गई थी। कीलाडी में उत्खनन के पहले 3 चरण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संचालित किए गए थे, लेकिन प्रत्याशित परिणाम न मिलने के कारण बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस परियोजना से अपने कदम पीछे खींच लिए। साक्ष्यों की कमी इसका प्रमुख आधार बनी। ASI के इस कदम का तमिलनाडु सरकार ने ये कहकर विरोध किया कि केंद्र द्वारा जानबूझकर द्रविड़ संस्कृति के इतिहास को दबाया जा रहा है और इस तरह इस मुद्दे को द्रविड़ बनाम आर्य संस्कृति के रूप में राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया गया। उसके बाद तमिलनाडु सरकार के तत्वावधान में तमिलनाडु पुरातत्व विभाग द्वारा 7 चरणों में उत्खनन कार्य संचालित किए गए, जिससे स्पष्ट रूप से यह पता चला है कि इस क्षेत्र में एक परिष्कृत शहरी समाज पनप रहा था। उत्खननकर्ताओं ने ये पाया कि कीलाडी में एक शहरी सभ्यता मौजूद थी जिसकी सिंधु घाटी सभ्यता से भी काफी समानताएं हैं। यह एक दिलचस्प खोज थी जिसने न केवल इतिहासकारों को बल्कि तमिलनाडु सरकार को भी उत्साहित कर दिया। कीलाडी उत्खनन से प्राप्त निष्कर्षों में सबसे ज्यादा उत्साहित जिस चीज ने किया वो ये खबर है कि उत्खनन से प्राप्त कलाकृतियों की जो समय सीमा कार्बन डेटिंग से निकाली गई है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है, जो संगम काल को और भी पीछे ले जाती है। इस संदर्भ में कीलाडी की भौगोलिक स्थिति एक महत्वपूर्ण तथ्य है। एक शहर के रूप में मदुरै का इतिहास बहुत पुराना है। ये तमिल भाषा से जुड़ा रहा है और संगम साहित्य का केंद्र बिंदु रहा है। साथ ही वैगई नदी को भी तमिल संस्कृति की प्राचीनता से जोड़ा जाता है। इसे तमिल वैगई भी कहा जाता है। जब प्राचीन शहरों के जीवन की बात आती है तो संगम साहित्य शहरी साहित्य के रूप में उत्कृष्ट प्रतीत होता है। कीलाडी में शहरी जीवन के साक्ष्य के उद्भव का मूल्यांकन भी इसी संदर्भ में किए जाने पर बल दिया जा रहा है। संगम काल, जिसका टाइम पीरियड 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी का रहा है, भारतीय इतिहास में 500 वर्षों का ये ऐसा काल रहा है जिसने भारतीय इतिहास में अद्भुत सांस्कृतिक और साहित्यिक योगदान दिया है। विशेषकर भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणतम भाग के ज्ञात इतिहास का व्यवस्थित प्रारंभ यहीं से माना जाता है। इस दौरान आज के तमिलनाडु और केरल वाले क्षेत्र में पांड्य, चोल और चेर वंश की सत्ता स्थापित थी, जिन्होंने संगम साहित्य को भी संरक्षण दिया और पांड्य शासकों की इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही। इस काल में इन क्षेत्रों में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का क्रम तो प्रारंभ हुआ ही, साथ ही राजनीतिक प्रणालियों का भी विकास हुआ, जिसकी जानकारी हमें संगम साहित्य से मिलती है। संगम साहित्य से हमें तत्कालीन समय के दक्षिण भारत की सामाजिक संरचना, समाज में विभिन्न वर्गों की स्थिति, राजा व प्रजा के मध्य संबंध, आर्थिक क्रियाकलापों, सांस्कृतिक प्रथाओं आदि की जानकारी भी मिलती है। संगम काल में ही तमिल भाषा व व्याकरण का सर्वाधिक विकास हुआ। अगस्त्य मुनि को तमिल भाषा के जनक के रूप में भी सम्मानित किया जाता है और इस विकास में तोल्कप्पियार के तमिल व्याकरण को लेकर रचित ग्रंथ तोल्कप्पियम की बड़ी भूमिका रही। यहाँ जानने योग्य बात यह भी है कि भारतीय इतिहास में इस काल को संगम काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी काल में संस्कृत और तमिल भाषा का आपस में मिलन हुआ और भाषा के इस मिलन के साथ ही उत्तर व दक्षिण की संस्कृतियों का भी आपस में मिलन हुआ, जिसकी नींव सदियों पहले वैदिक युग में ऋषि अगस्त्य मुनि ने रखी थी। संगम काल के दौरान कई ऐसी रचनाएं रची गई जिन्हें आज तक साहित्य के क्षेत्र में अद्भुत माना जाता है और इन रचनाओं में तमिल व संस्कृत शब्दों का भी अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इनमें कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे इलिंगो आदिग्ल की शिल्पादिकाम, सीथालाई सातनार की मणिमेखलाई,
तिरुवल्लुवर की तिरुक्कुरल, जिसे कुरल भी कहते हैं, और नाथकुथानार द्वारा लिखित एक तमिल बौद्ध महाकाव्य है कुंडलकेशी। अन्य प्रमुख रचनाएं हैं जीवक चिंतामणि, वल्याप्थी आदि। भाषा व संस्कृतियों के इसी संगम के कारण ही इस काल को संगम काल कहा जाने लगा। अब प्रश्न यह उभरते हैं कि संगम साहित्य और कीलाडी के बीच कितना गहरा संबंध है, और क्या संगम काल एवं कीलाडी एक दूसरे के पूरक हैं, या फिर दोनों में कोई संबंध नहीं है। ताज़ा खोज से प्राप्त साक्ष्यों को देखें तो कीलाडी और संगम काल के बीच एक कड़ी बन रही है, और दोनों का समयकाल भी आसपास ही है। लेकिन इस विषय में अभी और भी विस्तृत पुरातात्विक अध्ययन की आवश्यकता है, क्योंकि 2 सहस्त्र पुराने इतिहास की कड़ियों को आपस में जोड़ना एक जटिल काम है, क्योंकि इस प्रक्रिया में कड़ियों को जोड़ते समय कई जरूरी कड़ियां इतिहास की गहराइयों में कहीं खो जाती है। यही समस्या सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच के इतिहास को समझने में भी देखी गई है। हालांकि भारत में ऐसा कोई स्थान नहीं देखा गया है जहां 2 सहस्राब्दी पुराने शास्त्रीय साहित्य को कीलाडी की तरह इतना ठोस पुरातात्विक समर्थन प्राप्त हो। कीलाडी और संगम काल के बीच संबंध की तरह ही कुछ इतिहासकार कीलाडी और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच भी संबंध होने की बात कह रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, जिसकी भौगोलिक अवस्थिति भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों जैसे रावी, व्यास, सतलुज आदि के आसपास केंद्रित है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, जिसका समयकाल 2600 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया है, अर्थात आज से लगभग 4500 वर्ष पहले की सभ्यता मानी गई है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एक नगरीय सभ्यता थी, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा जैसे सुनियोजित नगर थे, जो अपने वक्त से काफी आगे थे। इसके साथ ही यह एक कांस्य युगीन सभ्यता भी थी, अर्थात इस सभ्यता के लोग पाषाण और तांबे के प्रयोग से आगे बढ़कर कांसे की धातु का भी प्रयोग करने लगे थे। लुप्त मोम तकनीक से निर्मित कांसे की कई छोटी मूर्तियां खुदाई में यहां से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता की तरह ही कीलाडी की खुदाई से भी कई मृद्भांड के अवशेष और लिपि चिन्ह प्राप्त हुए हैं, जिनमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अवशेषों की तरह ही कुछ समानता देखने को मिलती है, जो इस प्रश्न को भी खड़ा करती है कि क्या इन दोनों सभ्यताओं के बीच भी कोई संबंध है। क्या कीलाडी सभ्यता ही सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिण की ओर प्रवास है। इन संबंधों और समानता को उन सिद्धांतों से बल मिलता है जिनमें कुछ इतिहासकारों द्वारा हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को द्रविड़ मूल का माना गया है। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता और कीलाडी के बीच एक लंबा समयांतराल अर्थात टाइम गैप है। एक ओर सिंधु घाटी सभ्यता का काल जहां 2600 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के लगभग माना गया है, वहीं दूसरी तरफ कीलाडी सभ्यता की प्राचीनता वर्तमान में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 600 या 700 ईसा पूर्व से अधिक प्राचीन नहीं मानी गई है, जो दोनों के बीच एक बड़ी समय विभाजन रेखा खींचती है। और साथ ही दोनों सभ्यताओं के बीच एक व्यापक भौगोलिक दूरी भी है, जो इन दोनों सभ्यताओं में एकरूपता के संबंधों के होने की धारणा को कमजोर करती है। हड़प्पा सभ्यता और वैगई पोरुनाई सभ्यताओं के बीच स्थानिक व कालिक अंतर हो सकता है, लेकिन इससे कीलाडी का महत्व किसी भी तरह कम नहीं होता। इतिहास की खोज की दृष्टि से कीलाडी ने भारत के प्राग ऐतिहासिक काल के इतिहास को और अधिक विविध बनाया है एवं इतिहास के कुछ नए पन्नों को खोला है, लेकिन अभी ये खोज अपने शुरुआती चरणों में है। आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय पुरातत्व विभाग और तमिलनाडु राज्य पुरातात्विक विभाग मिलकर कीलाडी में उत्खनन के प्रयास करें और सतह के नीचे दबी इतिहास की उन परतों को बाहर निकालें जिनमें भारत का समृद्ध व गौरवशाली इतिहास दबा है, और इस खोज को अपने राजनीतिक लाभ के लिए आर्य बनाम द्रविड़ के रूप में सांस्कृतिक संघर्ष का रूप न देकर भारतीय इतिहास की विरासत के एक समृद्ध अध्याय के रूप में देखा जाना चाहिए, और सभी भारतीयों को इस खोज पर अपने प्राचीन गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना चाहिए। Thank you for watching. If you like this video and want more this type of videos, then like, share and subscribe our YouTube channel UPSC Sar.